नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ लक्ष्मण व्यास जी हैं। तो लक्ष्मण जी जो हैं उनके साथ में साहित्य के गलियारे में विशेष करके हम गिरीश कर्नाड को लेकर प्रवेश करेंगे, जो कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वो नाटक भी करते थे, अभिनय, निर्देशन, लेखन, सब कुछ। पर हम ज़्यादा करके केंद्रित रहेंगे नाटकों की तरफ। पर मोटा मोटी जब आप गिरीश कर्नाड को याद करते हैं तो जैसे उनका चेहरा देख के मुझे लगता है कि एक धीर गंभीर मनुष्य, जो कि थोड़ा ऋषि तुल्य जैसा भी है, तो थोड़ा उसके अंदर सामाजिक सरोकारों को लेकर एक थोड़े आक्रोश के कुछ बुलबुले से भी हैं। तो उनके नाटकों की तरफ जाने के पहले क्या आपके मन में गिरीश कर्नाड के प्रति भाव हैं? हाँ, रेनेसा पर्सन, मतलब जिसकी बहुत सारी रुचियाँ थी, बहुत सारा काम। तो ये उस तरह के व्यक्ति थे। और ये भी था कि उन्होंने हमारी परंपरा के जो श्रेष्ठ तत्व थे उनको आत्मसात किया और उसका एक क्रिएटिव आउटपुट निकाला अपने नाटकों के द्वारा। उनके अधिकतर नाटक ऐतिहासिक हैं या अपने पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं, और कई तो ऐसे हैं छोटे छोटे मिथक हैं, उनको उन्होंने विस्तार दिया है। और सवाल वही हैं जो कि हर युग में पूछे जाने लायक हैं, वही वाले हैं। नाटकों का जैसे बहुत सारे हैं, उनके बहुत सारे नाटक चर्चित रहे हैं। तुगलक तो ही जो ऐतिहासिक उस पर लिखा गया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के उस पर आधारित है। और एनएसडी में तो उसका मंचन हुआ था, वो वहाँ पुराने किले के बैकग्राउंड में, जहाँ इब्राहिम अलका जी थे उस समय एनएसडी के डायरेक्टर थे, और मनोहर सिंह जिन्होंने उसका क्या बात रोल किया था। और जब नाटकों की बात आती तो भारत में मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी भाषाओं के नाटकों का विस्तृत अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कुछ नाम बार बार आते हैं नाटकों के। मैं आधुनिक उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे विजय तेंदुलकर का नाम आएगा, मूल मराठी के हैं, है ना। और गिरीश कर्नाड के भी अधिकतर कन्नड़ में लिखे थे उन्होंने, और कन्नड़ में लिखने के बाद उन्होंने खुद ही ट्रांसलेशन किया था अंग्रेजी में उन्होंने। और मिथक तो हमारे कॉमन है, ये कथाएं हैं, महाभारत की है, रामायण की है। तो उन्होंने बहुत, जैसे ययाति उनका नाटक है, उन्होंने तो हम उनके कुछ नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी विस्तार में जाएंगे भी। ययाति के बारे में जब चर्चा हम कर रहे हैं तो नाटक पर आने से पहले अगर आप बहुत संक्षेप में ययाति के बारे में, हमारे कुछ दर्शक तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ अगर नहीं जानते हो आप क्या बता सकते हैं? हाँ, ययाति की जैसे हमारे पौराणिक कथा है, जिसमें एक राजा है, वृद्ध होने जा रहे हैं, लेकिन वो मोह नहीं छूट रहा है उनको, काम वासना है। और तो वो अपने पुत्र से ही कह देते हैं कि नहीं, तुम कि मुझे अपनी जवानी दे दे, मैं कुछ साल और बने रहना चाहता हूँ, युवा बने रहना चाहता हूँ, जो तृष्णा होती है जीवन की। और आपको उदाहरण और भी जगह आ जाएंगे, जैसे भीष्म का भी भीष्म पितामह क्यों बने, वो भी लगभग यही कि पिता पुत्र से इस तरह के बलिदान की अपेक्षा करता है। इसमें मैं थोड़ा सा और रहता हूँ आपके साथ में, जिसको समझने की दृष्टि से, तो वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह की संभावना आज भी ऐसे खुलकर हमारे सामने नहीं है कि कोई एक मनुष्य उसका जो पौरुष है या उसकी जो युवावस्था की ऊर्जा है वो किसी दूसरे को दे सके। लेकिन फिर भी कई चीज़ों का ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं, तो कुछ ऑर्गन्स बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो ये थोड़ा सा ट्रैक है उस कथानक में, ययाति वाले में। पर दूसरा सबसे बड़ी बात, और जो भी आप थोड़ा और गिरीश कर्नाड जी के हवाले से बताएंगे, उनका एक जो छोटा पुत्र है वो तैयार हो जाता है ना, उनका एक पुत्र तैयार होता है। हाँ, बाकी के मना कर देते हैं। फिर क्या विसंगतियां बनती हैं। बहुत ही विचारोत्तेजक का संदर्भ इसका है। तो गिरीश कर्नाड जी की तरफ उन्होंने किस तरह से इसका नाटक में रूपांतर करते हुए कौन से पक्ष को अधिक उजागर किया है। पर इसमें एक बात ये आती है कि जब पुत्र की देह का जो उत्स है उसको ले लेते हैं ययाति, और उनके भीतर की जो वासना है वो पूरी हो नहीं पाती है उनके अंदर। तो अब ये देखिए, इस तरह का पौराणिक पात्र होना अपने आप में हमारे अंदर वर्जनाओं को लेकर जो एक भारतीय मनीषा ने जिस तरह साहस के साथ उनको उजागर किया है, वो ययाति के चरित्र से आता है। मतलब वो तो तृप्ति काम की हो ही नहीं रही है उनकी। फिर बाद में जब अपने पुत्र का यौवन भी ले लेते हैं और पुनः अपनी पत्नी के पास जाते हैं, तो वो कहती नहीं, आप मेरे पुत्र हो कि पति हो। तो ये मुझे लगता है इसमें बहुत सारे संदर्भ, इतना सॉलिड ये
मतलब इसमें और भी कई नाटक लिखे जा सकते हैं, पर गिरीश कर्नाड की तरफ जाते हैं। आपने उसको अभी हाल ही में वापस से पढ़ा है, तो क्या लगा, उन्होंने प्रमुखता से किस पक्ष को पकड़ा? ययाति का जो सबसे पहले जो एक उपन्यास में जिक्र आया था, उपन्यास, और आप वो भी मराठी के जो विष्णुराम सखाराम खांडेकर जी है, उनका उपन्यास था, बहुत बड़ा मोटा था। तो उसमें पहली बात विस्तार से दिया था, ययाति पे केंद्रित था और पुत्र के त्याग पे केंद्रित था, और उसी का प्ले के रूप में, प्ले में तो बहुत कम पृष्ठ होते हैं, उनका उपन्यास बहुत था, पर मूल वही थी कि सोचिए ये एक ऐसे बहुत वंशावली से आए हैं जो ययाति, जो बहुत प्रतापी और चक्रवर्ती, जिनके पुरखों ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन यहाँ उनके, और यहाँ ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ 100 वर्ष की आयु है तो तय किए गए हैं ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो जीवन के अलग अलग चरण की भाई फिर शोभा नहीं देगा। आप ब्रह्मचर्य करोगे, पहले शिक्षा ग्रहण करोगे, फिर ये करोगे, तो अब ययाति में ये आ जाता है कि वो उससे परे जाना चाहते हैं, मन की तृष्णाएं, यूँ की वासनाएं यूँ की रह जाती। मेरे बेचारे जो अच्छा सर्जक होता है, क्रिएटर होता है, वो खांडेकर जी हो या गिरीश कर्नाड जी हैं, वो जो कुछ कहते हैं उसके अलावा जो कुछ कहते नहीं हैं छोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। उन्होंने इसमें प्ले में इसको पूरा एक्सप्लोर किया है इसमें, और मेरी स्मृति नहीं कि उसमें किस तरीके से अंत होता, लेकिन इसमें जो पुत्रवधू होती है ना, उसकी जहर खाने के साथ होती है ययाति में, जो गिरीश कर्नाड का प्ले है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं इसी समय छोड़ देता हूँ, कि मैं वापस संन्यास के लिए प्रस्थान करता हूँ। वो उसमें मूल कथा में तो यही है कि वो इसमें भी कहते हैं मैं कुछ समय बाद लौटा दूंगा, क्योंकि मेरी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई है। ये बड़ा दिलचस्प है, मनुष्य और इच्छा है, ये शाश्वत सवाल है। पर हमारे मित्र, ऐसे बहुत सारे मिथक हैं, और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि एक ही में कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे भीष्म पितामह हैं, तो उनकी देखो भीष्म प्रतिज्ञा, पितामह कहलाने लगे भीष्म पितामह, लेकिन जब द्रौपदी के साथ होता वो बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। तो देखिए एक ही इंसान जो ऊंचाइयां भी छू सकता है हिमालय की, वो फिर पाताल की जैसे गहराइयाँ भी छू लेता है। वही चरित्र वही है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, अपना ही है। कहते हैं कि कैसा पर्वत, क्या है सागर, देखना तुम भी उसके पास जाकर देखना। तो ये हम पास जा रहे हैं गिरीश कर्नाड के ययाति नाटक का उल्लेख करने के बाद में, जब और नाटक आपने अभी हाल ही में पढ़े एक साथ, तो कौन सा वाला नाटक है जिसकी चर्चा आप आगे करना चाहेंगे? ये अग्नि और वर्षा है, अग्नि और वर्षा, उसका भी जिक्र किया उन्होंने, और इस तो फिल्म भी बनी थी, लेकिन उसमें जिक्र किया इन्होंने, गिरीश कर्नाड जी ने प्रस्तावना में, कि श्री राजगोपालाचारी जी थे, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, रामायण पे भी लिखी थी और महाभारत पे भी, तो वो कंडेंस्ड था संक्षिप्त में। तो गिरीश कर्नाड जी का मेरा परिचय जो हुआ इसकी, जो अग्नि और बरखा की जो है पात्रों से, उसका उन्होंने जिक्र किया था श्री राजगोपालाचारी ने। कुछ 1-2 पंक्तियाँ होंगी, ज़्यादा नहीं होगी, पर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि श्री राजगोपालाचारी जी ने, कि महाभारत में प्लॉट, मेन प्लॉट, सब प्लॉट इतने सारे, उसमें भी इन माइनर कैरेक्टर्स को याद रखा है। ये उनकी विजन का दूरदर्शी है, और ये इस बात, मेरा परिचय जो हुआ वो इन्हीं के थ्रू हुआ। अगर मैं श्री राजगोपालाचारी को नहीं पढ़ता तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चलता, इन माइनर करते हो, तो उन्हीं को विस्तार देके उन्होंने लिखा है ये अग्नि और बरखा। और वही सवाल है मनुष्य के मन में जो उठाते हैं, महत्वाकांक्षा के, आपसे संबंधों के, और वो पराक्रमी हो रहा है लेकिन कुछ जगह उसके विचलन आ रहे हैं, वो अचानक ही छोटी छोटी चीज़ों का शिकार हो जाता है ना। ऐसे जो सोचे नहीं जाते कि ये तो देवत्व की राह पे बढ़ रहे थे, अचानक ये कैसे विचलन आ गया इसके चरित्र में, वो बहुत इसको सूक्ष्मता से एक्सप्लोर करता है। ये उनके, आप कह सकते हैं अधिकतर नाटकों में यही है कि आदमी कुछ भी कर सकता, ऊंचाइयाँ भी छू सकता, लेकिन अचानक कोई ना कोई उसकी कमी होती है, जो कि कई प्लेज में भी आती है, बाहर की भी कई जो है उनमें आते हैं। इसको वो एक्सप्लोर करते हैं कि इंसान तो वही है, उसी के भीतर है, कि वो देवता भी बन जाए, दानव बन जाए, उसी के भीतर मौजूद है ये बीज। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का उल्लेख जो श्रीमद् भगवद गीता में आता है, उसके समानांतर आप देखें तो जो अगर साहित्य में अंग्रेज़ी भाषा के उपन्यास की टर्मिनोलॉजी को पकड़ूं, तो एक स्टैटिक कैरेक्टर होता है, एक डायनेमिक कैरेक्टर होता है। तो जो स्टैटिक कैरेक्टर होगा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि वो क्लीशे टाइप की बातें करेगा या वो कैरिकेचर जैसा हो जाएगा। लेकिन जो डायनेमिक कैरेक्टर है वो इवॉल्व होता है,
और उसका जो इवोल्यूशन है वो आपके अंदर कुछ खोलता है और आपको नए ढंग से देखने के लिए एक जगह उसमें मिलती है। तो गिरीश कर्नाड भी इस तरफ विशेष रूप से अपने बिल्कुल नाटकों यही में यही सजग उसके रहे। उस पात्र के ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं। वो कई कई उस दौर से गुजरती है, कई तरह के उसके डिलेमा होते हैं उसके मन में, उनको जूझता है। तो उसी संघर्ष को बताया गया है किसी भी पात्र के। तो ये और मेरा ख्याल प्ले में तो बहुत ज़रूरी होता है एक, वो जैसे कहते हैं ना कि वो संघर्ष वाला रहना चाहिए कि कुछ न कुछ, वरना प्ले इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा, बांध के कैसे रखेगा। तो ये हमारे, और आप देखो उन्होंने अधिकतर ये पौराणिक कथाओं से पात्र उठाए, हमारे धार्मिक जो है कथा उन्हीं से उन्होंने सारे पात्र उठाए हैं जो भी है उनके, अधिकतर ऐतिहासिक तो ही जो मैंने तुगलक उनका जिक्र किया। तो पर वो है कि अपने समय के से सवालों से जूझते हैं, वो उनसे तो जूझ रहे हैं। कुछ शाश्वत सवाल है जो अभी भी खड़े हैं, कुछ है जो आपके समय के अनुसार क्या वापस बदल के आ रहे हैं, स्वरूप बदल के आ रहे हैं। तो उनका समाधान किस तरीके से किया जाएगा, इसकी ओर हर करेक्टर अपने अपने तरीके से जूझता अपने डिलेमा से। तो यही तो है ये वाला जो नाटक है जिसका उल्लेख आप अभी कर रहे हैं वो फिल्म के रूप में भी देखने को मिला था। उसमें अमिताभ बच्चन, मिलिंद सोमन जैसे अग्निवर्षा, हाँ अग्निवर्षा, चिरंजीवी थे, कौन थे? प्रभु देवा भी थे और रवीना टंडन भी थे। हाँ तो लेकिन हालांकि वो फिल्म इतनी चर्चा में नहीं रही, वो नागार्जुन थे हाँ। पर वो फिल्मांकन अच्छा किया गया था उसका। एक बार फिर से लेखन जो होता है नाटक का, उसके शिल्प के बारे में बात करते हुए गिरीश कर्नाड की क्या विशेषता आपको लगती है? अभी आपने विजय तेंदुलकर उनका उल्लेख भी किया था। और देखिए हर एक जो विधा है, चाहे उपन्यास है, कविता में भी थोड़ा बहुत, लेकिन विशेष करके नाटक में वो प्रारंभ मध्य अंत या इस प्रकार से, और किस तरह से चरित्र चित्रण किया जा रहा है, क्या खास बात आपको लगती है? वो हालांकि कुछ अनुदित होने से थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है कि वो कितना चमकदार आपके पास आया है हिंदी भाषा में, फिर भी मुझे ये बात दोहराने दीजिए कि वो काफ़ी मेधावी और बहुआयामी प्रतिभा के धनी रहे। कुछ लोगों को लगता रहा कि वो थोड़े से दम्भी स्वभाव के भी रहे, पर ये कभी कभी हुआ था। लेकिन पुनः नाटक की तरफ आए तो शिल्प की दृष्टि से नाटक का क्राफ्ट मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होता है, सबसे डिफिकल्ट। पुस्तक आप लेके बैठो, पाठक और पुस्तक का रिश्ता बन जाता है, लेकिन यहाँ इसमें मंचन बीच में आ जाता है। मंचन तो अब नाटककार तो लिखता है, अब इनका चूंकि थिएटर का बैकग्राउंड रहा, फिल्म का भी रहा है, तो हो सकता है उससे इनको मदद मिली हो। और ये तो है कि ये इस बात को तो जानते कि ये सवाल कोई अनोखे नहीं है, ये सवाल बहुत पहले हुए हैं हमारे समाज में, बहुत पहले हमारे पुरखों ने इनका सामना किया है, और अभी भी ये घूम फिर के आते हैं वही सवाल। तो वो रास्ता बताते हैं, वो पात्र जिस तरीके से उनसे डिलेमा से जूझता उसको एक्सप्लोर करते हैं। और एक कॉन्फ्लिक्ट होता है प्ले में, कॉन्फ्लिक्ट हुए बिना बड़ा मुश्किल होता है बांधे रखने के लिए। तो ये कहूँगा कि ये इनमें ये वो बात है, चूँकि ये बैकग्राउंड रहा है इनका, पृष्ठभूमि रही है। और कई नाटक में तो कई में तो बैठे हैं बाकायदा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ड्राफ्ट से ही हो गए। फिर अगर कोई मंचन करने वाला राम गोपाल बजाज जी ने किया तो उनसे फिर बैठ कर कहा और उसमें और क्या सुधार किया जाए, मंचन की दृष्टि से क्या होगा। क्योंकि अब हमारे यहाँ और भी कई प्ले हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा तो उन्होंने नाटक लिखे, लेकिन कहा था कि वो रंगमंच के अनुकूल नहीं है, उनमें लंबे लंबे संवाद है, लंबे लंबे विवरण है। कई कहते हैं ये तो एक थिएटर डायरेक्टर हमें चुनौती वो करके दिखाए, लेकिन ये चूँकि उस पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके साथ रह के बैठ के तैयार करते हैं, और क्राफ्ट पे तो पकड़ ही, बिना उसके तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एक जब स्वयं अभिनेता है तो उसको संवाद किस तरह प्रस्तुत किए जाएंगे उसके बारे में भी उसका सजगता रहती है। और भी जो नाटक आपने पढ़े, एक जो अभी आपने नहीं पढ़ा लेकिन मुझे से हयवदन भी है, बिल्कुल। वही मैंने कहा कि बहुत कई बार हम भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ कुछ कमी नहीं है, मतलब कहानी आप कहना चाहते हो तो कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक है, मतलब कहने वाले इतने ऐसे पात्र हैं। हयवदन की भी कहानी बड़ी वही, वो डिलेमा उनके वही है। बताइए संक्षेप में क्या हयवदन का वही है कि उसके सर, बॉडी किसी और की, सर किसी और का, तो उसको लेके भी कि अभी कि क्या माना जाए इसको, इसकी बॉडी उसके सर पे लगा दी, इसके सर पे उसकी बॉडी लगा दी, तो इसको क्या माना जाए। ये बड़ा दिलचस्प है। ये इंसान के भीतर भी ऐसे हो जाता है अचानक कि बहुत किस तरीके से रास्ते पे जा रहा है, अचानक विचलन आता है और किसी दूसरे रास्ते पे चला। तो वही है जो शाश्वत जो सवाल हुए, पर उनका जूझने का जो तरीका और मिथक से उठाते हैं और बहुत खूबसूरती से उठाते हैं। एक साथ आपकी परंपरा को भी संबोधित कर रहे थे और एक साथ ही आपको बता भी रहे होते हैं कि ये संकट हमारे सामने अभी भी मौजूद है। आप हमारे पुरखों ने तो इस तरीके चयन किया रास्ते का, आप किस तरीके करना चाहते हो इन पात्रों के माध्यम से।
तो बात हम चाहे जिस लेखक की कर रहे हों, चाहे जिस नाट्य लेखन के साथ जुड़े हुए शब्दकर्मी की कर रहे हों, पर अभी जब हम गिरीश कर्नाड जी के साथ बैठे हैं, मतलब आपको चर्चा में, तो ऐसा लगता है कि जो भारत की भूमि है, जो भारतीय परंपरा है, जो आप कहिए कि भारत का चिंतन जो कि हमारे ग्रंथों के द्वारा है, उसमें एक ऐसी समय से परे तक देखने वाली जो दृष्टि है, उसको पकड़ के जो समसामयिक समस्याएं हैं उनसे जुड़ने और जोड़ने की दिशा में, जैसे आप बता रहे थे गिरीश कर्नाड जी ने भी किया। इसमें मुझे लगता है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में दो तरह के लोग होते हैं, अगर मैं सरल ढंग से कहूँ तो। एक वो होते हैं जो जहाँ भी होता है कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और उससे लड़ते जूझते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के। दूसरे वो होते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, वो सोचते हैं कि इसी तरह से शांति बनी रहेगी कि कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाओ। जो लेखक है वो एक बहुत उभयनिष्ठ स्थल पर रहता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को छेड़ भी रहा है, लेकिन वो उस तरह से छोड़ रहा है कि जहां आप उसका क्या बनाते हो, उतनी स्वतंत्रता या उतनी प्रेरणा आप तक पहुंचा देता है। तो इस दृष्टि से जब आप मूल्यांकन करते हैं गिरीश कर्नाड जी के नाटकों का, तो आपको क्या लगता है वो पाठक या दर्शक को कहाँ लेकर चले जाते हैं? वही कहा जिसका मैं दोहराव का खतरा उठाते हुए कि वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस उसमें उतनी महत्वपूर्ण, और ये सारे अच्छे लेखक की यही खासियत होती है कि हर रीडिंग में आपको एक मीनिंग का एक अलग लेयर आता है। अरे इसको हमने कैसे मिस कर दिया, दूसरी रीडिंग की, तीसरी रीडिंग की आपको उजागर होते हैं, कई स्तर पे अर्थ उजागर होते हैं। और तो ये उस एक अच्छे लेखक की खासियत होती है, और आप अपने अनुभव के आलोक में ही उसका करते हैं इंटरप्रिटेशन। तो ये और नाटक के संदर्भ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें नाटक के संदर्भ में यही कहा जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके केंद्र में, तभी लिखा जा सकता है नाटक। बाकी और जो है विधाएं उसमें चल जाएगा, लेकिन इसमें वो जरूरी है। तो और सबसे बड़ी बात वही है कि इन्होंने अपनी परंपरा से बहुत कुछ सीखा है और उसको अपने तरीके से उन्होंने रखा है। अभी जो आपने नाटक उनके पढ़े, उसमें और कौन से नाटक थे? बलि है, और बलि का भाव बलि है, जैसे उसमें एक अच्छा भारत भर में लोक कथाएं हैं, लोक कथाओं के वेरिएशंस हैं और अलग अलग तरीके से आती है। उसमें मूल यही है कि हिंसा क्या है, जैसे हमने मनसा वचन कर्म, तो उसमें उनका मन में भी उसमें जिक्र ये है कि राजा ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया है, क्योंकि उसने जिससे शादी की रानी वो जैन धर्मावलंबी है, और ये इनकी परंपरा है कि बलि दी जाती है, राजमाता कह रही नहीं बलि दी जाएगी। तो उसमें इसी बात को कहा गया कि क्या उसकी किसी जंतु की बलि देना वो हिंसा है, या बलि देने का, जैसे कहा कि इसका विकल्प निकालते हैं कि चलो बलि नहीं दे सकते तो आप आटे का ही बना लो। अब ये कितनी सूक्ष्म स्तर की बात है, ये हमारी मैं कहूँगा भारतीय मेधा की खासियत है। बाकायदा कहा गया जैसे कि आपने मन में विचार भी लाया, आपने भले आटे का वो बनाया हो, बलि उसका जंतु, और उसका बलि दे रहे हो, तो बलि देने का जो भाव वो हिंसक भाव है। तो कहते हैं मन से भी नहीं सोचना, ये कितनी सूक्ष्म है, मतलब हिंसा की भावना। इसको समझ जाए तो मैं सोचता हूँ दुनिया में सारे कॉन्फ्लिक्ट का समाधान हो जाए। मतलब आप सोचिए, जीव मौजूद है आपके सामने, उस जीव को पहचान लो आप, ये भाव आपके मन में आया, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, कितना बड़ा है, ये कितने सूक्ष्म भाव है, कितने ब्यौरे हैं। ये हमारी परंपरा की खासियत है हमारे, और ये गिरीश कर्नाड यही कर पाते हैं, ये मुमकिन कर पाते हैं। अपने परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को लेते हैं और आपके लिए परोस के लाते हैं, और आपके लिए भी बहुत कुछ छोड़ते हैं, उसके अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, और आपके लिए भी बहुत कुछ छोड़ते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो भी है, और जो कहा नहीं है उसको भी आप समझो। तो जो कहा नहीं है उसको समझते हुए गिरीश कर्नाड जी के नाटकों में और आपका प्रिय नाटक कौन सा आप मानते हैं? हमने तुगलक का थोड़ा सा उल्लेख किया, उसमें विस्तार से नहीं गए, पर ययाति के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। और मुझे लगता है ये सारे जो विषय, चाहे बलि, हयवदन, ययाति, ये ऐसे हैं कि उसमें जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, उसकी विकास यात्रा में, ये कहीं समानांतर इनकी ध्वनि जो है वो जैसे कोई नगाड़े बजा रहा हो ना, उस तरह से एक शब्दकर्मी, रंगकर्मी ने अपनी तरफ से कुछ विरासत अपनी जो है वो समाज को सौंपी है। मुझे लगता है बहुत बड़ा एक योगदान ऐसे मनीषियों का जो रहा है, उनको हम अपनाने का अर्थ है कि उसका आस्वादन करें
और उसको औरों तक भी पहुंचाएं, ये हमारा एक सहज कर्तव्य जैसा मुझे लगता है कि हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और क्राफ्ट में पकड़ इसी तरीके से आती है। आप उसकी अगर उसकी जो पूरा पात्र है, कथा है, उसके मूल तत्व को आपने सार को पकड़ लिया है तो फिर आप क्राफ्ट पे भी धीरे धीरे आके पकड़ बनी जाती है। और गिरीश कर्नाड अद्भुत है नाटककार इंडिया में जो जिनका नाम लिया जाता है आदर से गिरीश कर्नाड का लिया जाएगा। और एक से बढ़ के एक नाटक लिखे हैं उन्होंने, है वदंचल के बहुत सारे। एक उन्होंने गुरु बासवन्ना जो कर्नाटक के रिफॉर्मर है, लिंगायत, और इनका आपने सुना होगा जी। तो वो भी है, उनका भी एक लिखा हुआ, उस पर भी नाटक है। और ये वो अपने आसपास से ग्रहण करते हाँ, हैं। ये जो बाहर नहीं जाते। आपने बसवन्ना वाला भी विदेश- पढ़ा ही है हाँ, नाटक अभी? ये मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस मैं बता रहा हूँ कि वो ग्रहण आसपास से करते हैं, अपने परंपरा से करते हैं, अपने परिवेश से करते हैं। बाहर रह के आए हैं, बाहर भी स्टडी करके आए हैं, लेकिन इन्हें पता है कि उर्वर भूमि है ये भारत, इसमें से बहुत सारे बातें कही जा सकती है और हर पीढ़ी को उन सवालों का सामना करना चाहिए जो हमारी सभ्यता ने उठाया और अभी भी जिसका सामना कर रहा है। तो जो आप अभी उल्लेख बसवन्ना जी का हुआ तो उनके बहुत सारे उनको श्रद्धा से मानने वालों की संख्या अमेरिका में भी है, न्यूयॉर्क में भी कई बरसों से हर बरस बसवा जयंती मनाते हैं और बड़े उत्साह से मनाते हैं। उनके जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनके साथ साथ उनके जीवन के बारे में भी चर्चा होती है। इस तरह से हाल ही में कुछ समय पूर्व भारत के प्रधानमंत्री ने लंदन में कहीं पर उनके एक विग्रह का भी अनावरण किया था। तो एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि किस तरह अपने समय से अपने परिवेश की परिधियों को तोड़कर सत्य के आलोक में समाज को किस तरह से ढलना चाहिए, इसकी सीख देने वाले जो हैं उस दृष्टि से भी बसवन्ना जी को बहुत श्रद्धा के साथ याद किया ही जाता है। चलते चलते हम जिस जगह पर हैं भारतीय समाज की दृष्टि से, उसमें हम कहते हैं भाई हमें अतीत से सीखना चाहिए और भविष्य के निर्माण के लिए। तो ये जो एक, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये जो एक चक्र है ज्ञान का यज्ञ चक्र जैसा, उसमें ये टेक्नोलॉजी है वो सहायक हो रही है या बाधक हो रही है? क्या हम पीछे से ले रहे हैं आगे बढ़ते हुए, या हमने ये सोच लिया कि नहीं पीछे वाला नकार के ही हम आगे बढ़ेंगे, नई पीढ़ी को भी देखते हुए और जिस तरह का वातावरण आप देखते हैं? टेक्नोलॉजी का टूल है, टूल का आप कैसे इस्तेमाल करो। तो बहुत बार कही जा चुकी बात कि अग्नि का क्या करते हो आप, रसोई खाना तैयार करते हो और आप किसी के घर में आग लगा देते हो। तो ये टूल है, ये समझने की ज़रूरत है। ये अपने आप में साध्य नहीं है, ये साधन है, इसका आप क्या बनाना चाहते हो। और मेरे चैनल जो हमारे जीवन के जो डीपर सवाल है, मनुष्य जीवन से, मनुष्य अस्तित्व से जुड़े हुए, वो एक जिसकी इसकी और प्रवृत्ति है वो हरदम जूझता रहेगा इनसे। वो जानता है ये डिस्ट्रैक्शन है ये सिर्फ, लेकिन सवाल वही है कि सही आप अपने टूल्स पकड़े और सही रास्ते पे बढ़े, अपने समाधान खोजें, परंपरा से भी श्रेष्ठ जो वो ग्रहण करें। लेकिन आपका अनुभव तो आपका ही है, इस बात को समझना जरूरी है। तो टूल्स आपके लिए हो सकते हैं सहयोगी, आप क्या इस्तेमाल करते हो इस पे है। अपने आप में टूल्स कोई बुरे नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं यूट्यूब पे जो हमारी परंपराओं के अनेक अर्थ खोल रहे हैं हमारे सामने। और अनर्थ बहुत सारे हैं जो अनर्थ के तो ज़्यादा है, अनर्थ के तो ज़्यादा। मैं ही कहता हूँ, हमें लगता है शायद ये अनूठापन या ऐसा हमारे साथ ही हो रहा, नहीं बहुत सारे झंझावत से ये मानवता जूझी है और बहुत तरह के रहे हैं उसमें। और असमानता तो हरदम रही है, को आप उसके आधार कुछ भी हो सकते हैं, है ना, वो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके समय हुआ वही अनूठा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें कई बार यूँ लगता है कि यही है हमारे समय में हो रहा है, यही सत्य हो, इसके पहले कुछ नहीं हुआ, इसके बाद में नहीं हुआ। तो मुझे दो तीन बातें याद आती हैं जैसे आपकी बात से। एक तो ये फिल्म गीत का वाक्य है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, मेरे साथ ही वो ऐसा नहीं। और हमारे वैदिक जो ये है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तो सत्य एक है और विद्वत लोग उसको अलग अलग ढंग से व्यक्त करते हैं। और एक मैं अज्ञेय जी की पंक्ति भी याद करूं कि मैं सच लिखता हूं, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता। तो अंतिम सत्य तक हम नहीं पहुंचे हैं और मुझे लगता है नहीं पहुंचने के कारण ही जो जीवन की एक निरंतरता है वो बनी रहती है, क्योंकि अंतिम लेके बैठ गए तो खेल खत्म हो गया। तो जो अनिश्चय है जीवन का, वहाँ से कहीं नाटक के नए नए बीज निकलते हैं और कहते हैं पूरा जीवन ही एक नाटक है। और ययाति, बलि, हैवदन, तुगलक जैसे जो गिरीश कर्नाड जी के नाटक हैं
उनका सहारा लेते हुए हमने जीवन की जो चर्चा लक्ष्मण व्यास जी के साथ की, उसके लिए लक्ष्मण जी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरा मन रहता है कि चलते चलते आप कुछ और इस दृष्टि से यदि कहना चाहें कि कैसे नाटक आप चाहते हैं कि लिखे जाने चाहिए और कितनी आशा आपको है कि नए नाटक लिखे जा रहे हैं और ये जो हमारी संपदा है, ये जो हमारी धरोहर है, ये बढ़ती जा रही है। एक्चुअली अभी जो हुआ है कि पहले जो लेखक हैं और जो रंगमंच करने वाले वो कोलैबोरेशन में करते थे ताकि आदान प्रदान होता था। आजकल एक खाई आ गई है कि वो अलग दुनिया में रह रहे हैं लेखक और ये अलग दुनिया में रह रहे हैं, तो इस तरह के बेहतर नाटक लिखे जाने, मंचन करने वाले नहीं आ रहे। ये बहुत ज़रूरी है, दोनों की जो पृष्ठभूमि है लेखक की और किसी की, दोनों की हो तो बहुत ही अच्छा, तो और भी अच्छे आएंगे हमारे सामने लिखने वाले और मंचन करने वाले, क्योंकि मंचन भी एक तरह का इंटरप्रिटेशन है और वो हर मंचन, तुगलक का पहला मंचन हो, 10वां मंचन, हर मंचन कुछ न कुछ अलग हो ही जाता है, वहाँ स्वायत्त हो जाता है। क्या बात है। अभिनेता वहाँ जाके तो मुझे लगता है ये भी एक क्रिएटिविटी की फर्टिलिटी को रेखांकित करने वाली बात है। इंटरैक्टिव है नाटक, यानी एक बार लिख दिया वो ख़त्म नहीं हुआ, तो वहाँ भी नाटक का वो अंतिम सत्य नहीं है, वो दर्शक अपने ओर से क्या बरामद कर रहे हैं और किस तरह से कलेक्टिव एक्सपीरियंस बन रहा है, वो हमेशा नित्य नूतन होता है। तो इस नित्य नूतन वार्ता में साथ देने के लिए इसको आगे ले जाने के लिए लक्ष्मण व्यास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।